हेलो बच्चों, तो आज देखिए सारिक के कुछ प्रश्न लेकर हम आए हैं और इन प्रश्नों से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि इस सारिक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसार करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न हमने क्यों लिया, इसका कारण ये है, ज़रा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे तीसरे कॉलम में 0 ज़्यादा हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उस रो या उस कॉलम के सापेक्ष प्रसार करें जिसमें 0 की संख्या ज़्यादा हो। उससे होता क्या है, टाइम कम लगता है और कैलकुलेशन भी कम करना पड़ता है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर C3 तीसरा वाला कॉलम C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप किसी के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप C3 से करेंगे तो जल्दी आंसर पा जाएंगे। देखिए C3 में क्या है, 4, और 4 के लिए कोफैक्टर क्या होगा, ये देखिए -1 3 4 1, और उसके बाद इस 0 के लिए -0 कोफैक्टर लिखना हो लिखिए, ना लिखना हो ना लिखिए, 1 2 4 1 1 2 4 1, और इस 0 के लिए प्लस चिन्ह आप देखिए, पता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो चिन्ह वही है जैसे बताए थे हम आपको, 1 2 -1 3 1 2 -1 3। देखिए अब यहाँ पर इसको गौर करिए, तो ये 4 है और ये 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, -1 × 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर 4 × 3 -12, और इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सब 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए क्या है, ये -13 हो जाएगा, और -13 × 4 कितना हो जाएगा, -52, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल बहुत कठिन नहीं था। इस सवाल के माध्यम से हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे आपको कि थोड़ा सा 1 सेकंड रुक के आप देख लीजिए कि किस रो या किस कॉलम के सापेक्ष प्रसार करना है। क्या कोशिश हमारी होगी, जिस रो या जिस कॉलम में 0 की संख्या ज़्यादा होती है उसी के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और उसके ट्रांसपोज AT का मतलब A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो A की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A = दिया है 2 3 4 7, तो आप इससे बनी सारिक की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए सारिक A की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, सारिक फॉर्म में 2 3 4 7, इसकी वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हैं। 7 × 2 14 -4 × 3 12, यानी 2 आया। किसकी वैल्यू आया ये अभी स्क्वायर मैट्रिक्स A से बनी सारिक का मान आया है। और पूछ क्या रहा है, ट्रांसपोज से बनी मैट्रिक्स का जो सारिक होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है। और ज़रा बताइए ट्रांसपोज आप कैसे बनाते हैं। यदि ये दिया है तो अगर आप A ट्रांसपोज निकालेंगे तो A ट्रांसपोज में आपको क्या बताया गया था कि सारे रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या सारे कॉलम को रो में संगत। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका जब आप निकालेंगे, इससे बनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो सेम आना चाहिए कि नहीं। याद करिए डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि यदि किसी सारिक के सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए या सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो अगर ये AT मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसलिए इससे जो बनी सारिक होगी ऐसे लिखेंगे हम 2 4 3 7, ये। तो इसको चाहे आप निकाल लीजिए या अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद हो, कौन सी प्रॉपर्टी, कि सारे रो को कॉलम में चेंज कर दें और सारे कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ज़रा आप गौर करिए, ये जो डिटर्मिनेंट है ज़रा इसको देखिए और इस डिटर्मिनेंट को देखिए,
इन दोनों में क्या संबंध है, इसी के रो को वहाँ पे कॉलम बनाया गया है। फर्स्ट रो देखिए फर्स्ट कॉलम बना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी यदि इसकी वैल्यू 2 है तो क्या इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान और उसके ट्रांसपोज से बनी सारणिक का मान बराबर होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रो को आप कॉलम बनाओगे तो सारणिक की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ट्रांसपोज में यही तो करते हैं, रो को कॉलम ही तो बनाते हैं, और जब रो को कॉलम बनाएंगे तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक सूत्र लिखवाना चाहते हैं, नोट करके इसको समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, यदि एक वर्ग आव्यूह हो तो याद रखिएगा इसको, ए से बनी डिटर्मिनेंट का मान और इसके ट्रांसपोज से बनी डिटर्मिनेंट का मान बोथ आर इक्वल। इसको एज ए फार्मूला आप लोग इसको याद कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए और उसके ट्रांसपोज से बनी डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। बात समझ में आई? इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट बना हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तीसरा जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। किसी के भी सापेक्ष प्रसार करके आप इसकी वैल्यू निकालिए जल्दी से, जो इच्छा हो। मान लीजिए R1 के सापेक्ष ही कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष, अगर R1 के सापेक्ष करेंगे देखिए 0 और 0 के सापेक्ष जाएंगे तो ये 0c माइनस को फैक्टर लिखते हैं, 0c माइनस c 0, और इसके लिए माइनस a होता है। ये कॉलम गया, ये रो, तो माइनस ए सी और माइनस बी सी, माइनस बी 0, सॉरी ये 0 है ना, इसके लिए माइनस ए सी माइनस बी 0, और इस पर आएंगे तो प्लस बी और ये, तो क्या बचेगा माइनस ए 0। जैसे प्रसार करते हैं वैसे ही करना है, कोई कठिन बात नहीं है। ये हमने R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया। अब देखिए ये 0 लिखा है तो ये तो 0 ही पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस बी सी और फार्मूले वाला माइनस, तो ये प्लस बी सी हो जाएगा। और यहाँ पर आएंगे प्लस बी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी, और ये हो जाएगा 0। तो इसको ज़रा सॉल्व करिए तो ये देखिए माइनस, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी आएगा, और ये देखिए प्लस ए बी सी है, और ये कट के हो गया 0। इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया, इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया। और ज़रा ध्यान दीजिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाहते थे। हम ये बताना चाहते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को आप थोड़ा पहचानिए। इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 0 है, और जो एलिमेंट यहाँ पर लिखा है, जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा उसी का निगेटिव यहाँ पे लिखा है, और जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा उसका निगेटिव यहाँ पे लिखा है, और जो एलिमेंट ये लिखा उसका निगेटिव ये लिखा है। याद करिए, मैट्रिक्स में यदि मेन डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो और A12 जो वो माइनस A21 के बराबर हो, यानी यहाँ का एलिमेंट इसके निगेटिव के बराबर हो, यहाँ का एलिमेंट इसके निगेटिव के बराबर हो, यहाँ के एलिमेंट इसके निगेटिव के बराबर हो, तो अगर इसको हम मैट्रिक्स का रूप दे दें तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते थे आप? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम मैट्रिक्स का रूप दे दें, ये हमारा क्वेश्चन हो जाए, इसको मैट्रिक्स बना दें और आपसे कहें कि इस मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान निकालिए, इस मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान निकालिए, तो आप वही तो करते, पहले सारणिक बनाते फिर ऐसे प्रसार करके मान निकालते, 0 पा जाते आप। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि प्रत्येक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान 0 होता है।
कोई दिक्कत किसी को? हम इसी को फार्मूले के रूप में लिख दें, प्रत्येक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान 0 होता है। ये आप इसको गौर से देखिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। और जब इसको आप सारणिक रूप बनाएंगे तो बस इसका शेप चेंज कर देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो क्या अवयव में कोई परिवर्तन हुआ? क्या एलिमेंट तो वही है, और प्रसार करेंगे 0 पा जाएंगे। कोई दिक्कत? तो इसी को हम एक फार्मूला के रूप में, सवाल तो हल हो गया, अब इसी को एक हम फार्मूले के रूप में लिख दे रहे हैं। और इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। क्या याद करेंगे? कि प्रत्येक, नोट करके इसको लिख दे रहे हैं, नोट करके, प्रत्येक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी सारणिक का मान, से बनी सारणिक का मान सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। इस बात को याद कर लीजिएगा एज ए फार्मूला, एज ए स्टेटमेंट, जो आप कहना चाहें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनी डिटर्मिनेंट का मान ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से भी हम आपको कुछ बताएंगे। आज हम वही प्रश्न ले रहे हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ये लिखा है और उसके बराबर ये लिखा है। और इस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहले हम इधर फर्स्ट वाले की बात करेंगे, फिर सेकंड वाले की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट लिया हुआ है और कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। अच्छा याद करिए, क्या अभी तक जितना हमने पढ़ाया, क्या आपको कहीं भी एक हमने हेडिंग लिखवाया कि 2 सारणिकों की समानता? नहीं लिखवाया, जबकि आव्यूह में लिखवाए थे। आव्यूह में बताया गया था कि 2 मैट्रिसेस की समानता, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, वहाँ पे बताया गया था कि 2 मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। याद करिए, तो 2 मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब उनके आर्डर सेम हो और ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, प्रत्येक संगत अवयव बराबर हो। जैसे एक मैट्रिक्स ये लिखा है, एक मैट्रिक्स ये लिखा है, अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो पहली बात इसको भी 2 क्रॉस 2 का होना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे, से यहाँ पे 1 लिखे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x लिखे तो मान लीजिए 2 है तो x बराबर 2 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये 3 है। यहाँ पर मान लीजिए y लिखे और यहाँ पर 4 लिखे और बराबर का चिन्ह लगा है, तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स की मदद से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 4 है। क्योंकि ये बताया गया था मैट्रिक्स में समानता, 2 मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब उनकी कोटियाँ बराबर हों और प्रत्येक संगत अवयव बराबर हों। लेकिन ये काम गलती से भी सारणिक में मत कर दीजिएगा कि 2 सारणिक बराबर हैं तो आपके दिमाग में आ जाए कि जो वहाँ पे था वही यहाँ पर होगा, उनकी कोटियाँ बराबर होगी तभी बराबर होगा। भैया मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था, तो वहाँ पे तो जैसा अरेंजमेंट पहला होगा वैसा अरेंजमेंट दूसरा होगा तभी बराबर होंगी। लेकिन डिटर्मिनेंट इज ए नॉट अरेंजमेंट, दिस इज ए नंबर, ये नंबर है। तो ऐसा नहीं है, इधर की कोटि कुछ और हो सकती है, उधर उसकी कोटि कुछ और हो सकती है और फिर भी बराबर हो सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपको पहले ये लग रहा होगा कि इस डिटर्मिनेंट की कोटि 2 क्रॉस 2 है और उसकी भी 2 क्रॉस 2 है, इसीलिए सर बराबर का चिन्ह लगाए हैं। नहीं, ऐसा कदापि मत सोचे आप। 2 सारणिक बराबर होने के लिए उनकी कोटियों का बराबर होना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन यही साबित कर रहा है। जरा देखिए, तो पहला वाला जो सारणिक है ये 2 क्रॉस 2 की सारणिक है, और देखिए उधर सारणिक है ही नहीं है, एक नंबर लिखा है बस 8 इज ए नंबर, सारणिक है ही नहीं है। और याद करिए मैट्रिक्स में अगर LHS में मैट्रिक्स है तो RHS में मैट्रिक्स होता था तभी हम बराबर की बात करते थे, अन्यथा बात करते ही नहीं थे। अगर उधर मान लीजिए 0 लिखा भी होता था, इधर 0 लिखा भी होता था, तो 0 का मतलब 0 नहीं होता था, वहाँ पर 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होता था। और इसको हम ऐसे लिखते थे फिर अगले स्टेप में, तब जाके कंपेयर करना पड़ता था जो है, तब जाके कंपेयर करते थे जो है। तो ये मैट्रिक्स की बात थी कि मैट्रिक्स में समानता का मतलब होता है कि उनका आर्डर सेम हो और ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तब जाके हम बराबर की बात कर पाएंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसी कोई बात नहीं है,
आप जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे और जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। आप भी वाली बात यहाँ पे ला के आप कंफ्यूज मत होइएगा। चौथे का जो पहला सवाल है ज़रा देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 4 5 1 एक डिटरमिनेंट ये है और ये बराबर है 2x 4 6x। यदि ये बराबर दिया है तो x का मान पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है तो बराबर होगा और ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम कर दें और हम लिख दें x बराबर 1, ऐसे लिख दें। हो सकता है आपका आंसर सही हो, सॉल्व करने पर इस बराबर 1 ही आए, लेकिन आपको 0 नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट x बराबर 1 कैसे लिख दिए? आप डायरेक्ट x बराबर 1 लिखने का मतलब हो सकता है कि आप मैट्रिक्स वाली कंडीशन यूज कर लिए हो कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x और 1 दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर 2, तो यहाँ से भी x बराबर 1 मिल रहा है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ से भी 1 दे रहा है, यहाँ से भी 1 दे रहा है। कुछ लड़के ऐसे करेंगे कि 2x बराबर 2, तो x बराबर यहाँ पर भी आपको 1 मिल जाएगा। तो आप सोचोगे ना कि देखिए यहाँ पर भी इससे कर रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है और इससे कर रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है, और देखिए ये 4 है और ये 4 है ना, तो संगत अवयव बराबर भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए हम यहाँ पर भी 5 लिख दें, सवाल चेंज कर दें, यहाँ पर भी हम 5 लिख दें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको लगेगा कि हाँ जब ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो फिर ये क्यों नहीं सेम होगा। देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो यहाँ पर x है तो ये 1 इसके बराबर होना चाहिए। आप कह देंगे कि x बराबर 1, तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा, आपको पूरा नंबर उसमें नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि आपने गलत तरीके से आंसर ला दिया। हो सकता है आंसर सही हो, हम ये नहीं कह रहे कि आंसर सही नहीं होगा, गलत होगा, लेकिन ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है डिटर्मिनेंट में कि आप संगत अवयवों को बराबर कर दें। तो क्या करना होगा, आपको जैसे सारणिक हल करना आता है वैसे हल करना पड़ेगा। क्या करेंगे ज़रा देखिए, इसको जैसे सॉल्व करते हैं 1 × 2 2 और इधर 5 × 4 20, इधर आएंगे तो ये आएगा 2x² और ये 5 × 4 20। जैसे मतलब सॉल्व करते हैं उसी प्रकार सारणिक को, और ये -20 कैंसिल हो गया तो 2x² = 2, तो x² = 1, तो x का मान मिल जाएगा 1। x का मान क्या मिल गया? x का मान मिल गया 1। x का मान ±1, 1 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई होगा और -1 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तब ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझिएगा। आंसर तो चलिए एक आ गया जो आप पहले डाट बता रहे थे, लेकिन वो तरीके से आप ज़रा इसको करके देखिए। अगर आप मानते हैं कि हाँ आपका वो तरीका सही था तो फिर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि आपका वो तरीका सही है तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाना चाहिए। सॉल्व करिए ना, इसको नहीं कर पाएंगे। जो तरीका आपने यहाँ पे फॉलो किया था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर कर दे, सेकंड के x का मान आ जाएगा, तो यहाँ करके देखिए ना, यहाँ पे कर ही नहीं सकते क्योंकि राइट हैंड में डिटर्मिनेंट है ही नहीं है। अब बताइए अब आप किसको किससे बराबर करेंगे? तो फिर से एक बार हम आपको ये बात बोले दे रहे हैं कि जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स की समानता का मतलब होता है कि उनके आर्डर सेम और ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, ये सिर्फ मैट्रिक्स तक ही सीमित रखना। ये रूल अगर आप इसमें डिटरमिनेंट में फॉलो करने का प्रयास करेंगे तो गलत साबित हो जाएंगे। जैसे देखिए गलत साबित हो गए, उधर डिटर्मिनेंट है ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप सॉल्व करते हैं सॉल्व करिए। बाय डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, तो इसको आप सॉल्व करिए। 5 × 4 20 और माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो -3m = 8, तो ये आएगा 20 + 3m 8, तो 3m = उधर जाएगा तो 8 - 20 यानी -12, तो m = हो जाएगा -4। m की वैल्यू मिल गई। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट हो जरूरी नहीं है, दोनों तरफ की कोटियाँ बराबर हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे इधर मान लीजिए, इधर लिखा है, इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज करें, इधर लिखा है
2 क्रॉस 2, इधर लिखा है 2 क्रॉस 2, और मे बी पॉसिबल इधर 3 क्रॉस 3 हो जाए, मे बी पॉसिबल इधर 3 क्रॉस 3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 2 3 लिख दें, 7 8 9 लिख दें, 0 3 7 कुछ भी लिख दें हम। और अब आपसे कहें कि x की मान निकालिए, तो भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी भैया, क्योंकि ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगी 2x² - 20, और इधर कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा, इधर कोई ना कोई नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा तो ये द्विघात नहीं बन जाएगा। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण हल करना आपको आता है। बात समझ गए ना, कंफ्यूज तो नहीं हो कि डिटर्मिनेंट में x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ अलग अलग कोटियाँ भी हो सकती है, सेम कोटियाँ भी हो सकती है, और हो सकता है कि एक तरफ डिटर्मिनेंट हो दूसरी तरफ हो ही ना। आप x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से सारणिक को सॉल्व करके। कभी भी एलिमेंट को कंपेयर मत कर लेना मैट्रिक्स की तरीके से, नहीं तो गलत हो जाएगा। भले आपका आंसर हो सकता है सही आ जाए, लेकिन प्रोसेस सही नहीं माना जाएगा और वहाँ पे 0 नंबर मिलेगा। और एक ये लास्ट क्वेश्चन 5वां है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 1 2 4 2 1 2 4 2, और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है 2a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 टाइम डिटर्मिनेंट a, ये सिद्ध करना है। तो कोई बात नहीं, जो वो कह रहा है उसको हम करते जाएं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, पहले मैट्रिक्स ए लिखा है तो पहले मैट्रिक्स ए से बना डिटर्मिनेंट निकाल लें, इसलिए पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसकी वैल्यू देखिए सिंपल है भाई, ये मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स को पहले हम सारणिक रूप बना लिए। सारणिक रूप कैसे बनाते हैं, वही रेक्टेंगुलर एरे को हटा के 2 वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करिए ना, 2 - 8 यानी ये -6 आ रहा है, और इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका RHS मिल जाएगा। इसलिए RHS मिल गया कितना, RHS से 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए यानी डेट ए, तो 4 इंटू -6 यानी -24 आ गया, या क्या है आ गया आप क्या, ये RHS मिल गया। अब LHS निकालने के लिए LHS देखिए क्या लिखा है, LHS में क्या है, LHS में 2a की सारणिक निकालना है। तो यहाँ पे 2a क्या है, बात समझिए, जैसे हम डेट ए निकालते हैं तो यहाँ पर ए क्या होता है, ए मैट्रिक्स होता है। हम मैट्रिक्स की तो सारणिक बनाते हैं, मैट्रिक्स से बनी सारणिक का तो मान निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे डेट ए लिखा है तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स है, और यहाँ पे डेट 2a लिखा है तो पहले आप 2a तो प्राप्त करिए। तो पहले हम 2a प्राप्त करें, 2a का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें a में, और a का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स A 1 2 4 2, ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में कर देते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया मैट्रिक्स 2a, ये एक नई मैट्रिक्स मिल गई। इसलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो जैसे निकालते हैं वैसे निकालें। 2 4 8 4, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 -8 4 जा 32, तो ये देखिए -24 आ गया। और देखिए ये भी आप कितना आया था, ये भी आपका LHS भी देखिए यही आया था, और यही देखिए आपका ये LHS ही आ गया, LHS और RHS आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ज़रा देखिए दोनों बराबर हैं क्या, ये -24 ये भी -24, इसका मतलब सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। ये तो सवाल हो गया, ये तो सवाल सिद्ध हो गया कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो 2a, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की है, तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालिए और डिटर्मिनेंट a का 4 गुना कर दीजिए, दोनों बराबर है। सवाल हो गया। अब सवाल से हट के हम बात करना चाहते हैं, ज़रा बात समझिएगा हमारी, क्या कहना चाहते हैं। इससे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनेगा और उस फार्मूले से और कुछ हम बताएंगे आपको, सिर्फ सवाल तक सीमित मत रहिएगा। देखिए ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, और जब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये आया है 2 टाइम्स a, और यहाँ पे जो 4 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं
3x3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की अगर कोई हम मैट्रिक्स लें, बात समझ रहे हैं, 3x3 ऑर्डर की, और आपसे कहें कि k इंटू ए की सारणिक का मान बताइए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब हो सकता है किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ कह दे, अच्छा इसी 2x2 में मान लीजिए जिसे ये 2a का मान पूछा है, अगर आपको 3a का मान पूछे, इसी 2x2 की बात करें, a की वैल्यू यही दिया है, तब इसका आंसर आएगा 3 के पावर 2 डेट a। यानी जो यहाँ पे नंबर रहेगा उसी को लिख के वो पावर में क्या लिखेंगे, जितना ऑर्डर है। 2x2 है तो 2। अगर इसी प्रश्न में हम आपसे पूछें कि डेट 4a की वैल्यू निकालिए, तो ये आएगा 4 की पावर 2 डेट a, अर्थात ये आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 डेट a, और इसको कह सकते हैं 16 डेट a। तो ये भी सवाल प्रूफ करने को आ सकता है कि यदि a इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट डेट 3a इक्वल टू 9 डेट a, या प्रूफ कीजिए कि 4a डेट का मान होगा 16 इंटू डेट a। एकदम सेम तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी हम बताए वैसे आप LHS RHS निकाल लीजिए, बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो एक सवाल ये था, हमने 2 सवाल आपको और दे दिया आपको करने के लिए। ये तो 2x2 की बात थी। अब बात समझिए, अगर 3x3 की बात हो, 3x3, तो जहाँ पे पावर में आप 2x2 था तो 2 लगा रहे हैं हर जगह, और अगर 3x3 का हो जाएगा तो पावर में 3 लगा देंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन आपके लिए बोल रहे हैं, खुद आप करिएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, जो इच्छा हो लिख दीजिए, जो इच्छा हो लिख दीजिए। मान लीजिए हम लिख दिया यहाँ पे 1 0 2 3 2 7 5 3 8, कुछ भी लिख दिया, जो इच्छा हो लिख दीजिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि तो सिद्ध कीजिए, क्या लिख दें, 2a। अब यहाँ पे अगर 2a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2 की पावर कितना ऑर्डर है, 3 डेट a। ये सिद्ध करिएगा। आप 3a निकालना चाहें यहाँ पर, 3a का डिटरमिनेंट तो किसके बराबर आएगा, 3 जो ये वाला है और पावर जो इसका ऑर्डर है, इसको निकालिएगा, सब बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए हमने एक होमवर्क दे दिया जो है, चेक करिएगा आप। अब इसी सबको बेस मानकर हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं n×n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। बात समझिएगा, एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या लिखेंगे, यदि a n×n कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो k इंटू a के सारणिक का मान बराबर होगा k की पावर n इंटू डेट a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फार्मूला है। k कोई स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर k क्या है, k अचर राशि है, आप किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात समझ रहे हैं, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही देखिए यहाँ पे लिखा है। और पावर में क्या है, पावर में ऑर्डर है, n×n कोटि का तो n है। यहाँ पे देखिए 3×3 का, देखिए पावर में यहाँ पे 3, यहाँ पर 3 है। जब 2×2 लिए थे तो पावर में 2 था, 3×3 ले रहे हैं तो पावर में 3 है, और बेस में क्या है, जिससे a में मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए यहाँ पर a में मल्टीप्लाई कैसे किया गया है, देखिए वही बेस में है। तो ये सब के लिए एक फार्मूला हो गया। अब जैसे हमने आपको 2 तरीके सवाल बनाया, एक 2×2 का, एक 3×3 का, आपकी इच्छा हो
इसी 3x3 में और सवाल बना सकते हैं। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4a इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के पावर 3 इंटू डेट ए आना चाहिए। अब सवाल अपने आप बना सकते हैं आप इसी फार्मूला से। के की जगह पे हमने 4 कर दिया, आर्डर n की जगह पे 3 ही है तो पावर में 3 हो जाएगा। आप इसको सिद्ध करिए, इसको सिद्ध करिए, इसको सिद्ध करिए, जितना सवाल बनाना चाहे बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ गई ना। तो अब देखिए, अब हम इसी फार्मूला, जो ये फार्मूला बना, अब इसी फार्मूले में एक स्पेशल केस बनाने जा रहे हैं। स्पेशल केस क्या कहने जा रहे हैं कि यदि इसी फार्मूले में यदि k का मान -1 रख दिया जाए तो देखिए क्या बनने जा रहा है। k इक्वल टू -1 तो क्या होगा, ज़रा बात समझिएगा। अगर यहाँ पे रखें तो ये जब -1 यहाँ रखेंगे तो ये -a बन जाएगा, और इधर आएंगे तो -1 की पावर n हो जाएगा इंटू डेट a हो जाएगा। बात समझ में आया। और -1 की पावर n का मान धनात्मक कब होता है, जब n एक सम संख्या होगी, इवन, और इसका मान ऋणात्मक कब होगा, जब ये एक विषम संख्या होगी। तो ये एक फार्मूला तो बन गया। अब ये एक सूत्र की तरह इसको आप याद कर सकते हैं। अब इसी को हम अगर दूसरे रूप में लिखने का प्रयास करें, ज़रा देखिए कैसे लिखेंगे हम इसी बात को। तो अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो -a क्या है, किसी आव्यूह का ऋणात्मक मान बताए थे मैट्रिक्स में, उसका डिटरमिनेंट निकालें तो उसकी वैल्यू या तो प्लस डेट a आएगी या तो माइनस डेट a आएगी। और ये प्लस डेट a कब होगा, जब n इवन होगा। जब n इवन मतलब सम संख्या हो, इवन हो, सम संख्या हो। और यहाँ पे माइनस कब आएगा, जब n आड हो, आड का मतलब विषम संख्या हो। तो अगर आप इसको याद कर लें, दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आप डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं। सवाल कैसे पूछे, ज़रा बात समझिए। सवाल कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे कोई सवाल बोले कि कोई मैट्रिक्स है ए आव्यूह, ऐसे लिख दे, आव्यूह ए 2x2 कोटि, ए 2x2 कोटि की आव्यूह है तथा डेट ए इक्वल टू, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 दिया है, तो माइनस डेट ए की वैल्यू बताइए, अब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू तो दिया ही नहीं है। अगर ए की वैल्यू दिया हो तो आप -a निकाल लेते और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो ए दिया ही नहीं है। और जब ए नहीं दिया तो ए का डिटरमिनेंट, ए से -a कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ए बराबर ऐसे कुछ लिखा होता, 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखा होता तो आपको -a निकालना आता है, आप ऐसे -a निकाल सकते थे और फिर डेट भी निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तो ये है कि ए पता ही नहीं है, और जब ए नहीं पता तो फिर इस फार्मूले को आपको लगाना ही पड़ेगा। तो फार्मूला क्या कहता है कि -a का डिटरमिनेंट कितना होता है, ये तब होगा जब n का मतलब यहाँ पे आर्डर से मतलब है, देखिए n क्रॉस n यानी 2x2, n की वैल्यू 2 है यानी इवन है, और जब इवन है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगी, डेट a के बराबर हो जाएगी। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि 2 इवन है। अगर यहीं पे 3x3 होता तो यहाँ माइनस लगा देते, और डेट a की वैल्यू कितना दी है, 5, तो ये भी 5 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। अगर इसी में हम 3x3 बोल दिए होते तो ये -5 आंसर आ गया होता। तो इस फार्मूले से आप किसी आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह से बनी सारणिक का मान निकाल सकते हैं। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, -a क्या है, उसका ऋणात्मक मान से बने आव्यूह। तो इसका अगर आपको डिटरमिनेंट पता है तो इसका आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट बिना प्रसार किए। बस आपको यहाँ पे पावर देखना है, कोटि देखना है। अगर कोटि इवन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस डेट a, और अगर इसका कोटि निगेटिव में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेट a। वो सामने लिखा है,
बिना प्रसार किए आप -a से बनी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ उसी फार्मूले पर आधारित बातें। अब देखिए, हम आपको कुछ याद दिलाएं। हमने लास्ट लेक्चर में जब सारणिक की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे थे तो हमने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताया था कि यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है। याद करिए क्या बताया था, मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करें तो हम आपको बता सकते हैं कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर नीचे 0 होते हैं। और कौन सा था, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में भी तो मुख्य विकर्ण के ऊपर नीचे ईच एलिमेंट तो 0 होते थे, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। और क्या पढ़ा आपने, विकर्ण आव्यूह पढ़ा था। विकर्ण आव्यूह क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स। और क्या पढ़ा था वहां पे, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे एलिमेंट 0 होते थे, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह पढ़ा था आपने। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह क्या बोलेंगे इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक क्या पढ़ा था, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो आपने पढ़ा था ना, इन सभी आव्यूहों से बनी सारणिक का मान क्या होगा जरा बताइए तो, इनके मुख्य विकर्णों के अवयवों के गुणनफल के बराबर होगा। हमने प्रॉपर्टी बताया था कि मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे यदि प्रत्येक एलिमेंट 0 हो तो उस सारणिक का मान कितना होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जितना हमने यहाँ पे नाम लिखा, अगर आपको याद हो तो सभी में मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे एलिमेंट 0 होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इकाई आव्यूह, अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, ऊपर त्रिभुजीय यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सभी इसी पेन का यूज करें, इन सभी आव्यूहों से बनी सारणिक का मान किसके बराबर होगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। हमने एक साथ सब के लिए बोल दिया, अभी अलग अलग सबके लिए लिखवाते तो 5-6 बातें बन जाती। का मान उन एक शब्द यहाँ पे और जोड़ ले, उनके मुख्य विकर्ण, यानी जो भी होगा, अगर इकाई आव्यूह लेंगे तो उनका मुख्य विकर्ण देखेंगे, अदिश आव्यूह लेंगे तो उनका मुख्य विकर्ण देखेंगे। यानी जो आप ले रहे हैं इसमें से, देखिए कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और ये 5 अलग अलग लिखाते तो 5 पॉइंट बनता। हम कह सकते थे कि इकाई आव्यूह से बनी सारणिक का मान उनके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। सेम टू सेम इसके लिए बोल दें, अदिश आव्यूह से बनी सारणिक का मान उनके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे सबको अलग अलग बोल सकते थे, लेकिन हमने सब के लिए इकट्ठा लिखवा दिया है। कुछ गलत तो नहीं किया ना, एक साथ आप याद कर लीजिए। अब हम 1 बाय 1 आपको दिखा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इकाई आव्यूह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इकाई आव्यूह है, सॉरी ये आव्यूह हुआ, अभी सारणिक था, ये इकाई आव्यूह है, आई जिसको बोलते हैं आप। अब इससे बनी सारणिक का मान निकाल लीजिए, इससे बनी सारणिक का मान निकाल लीजिए। इकाई आव्यूह से बनी सारणिक का मान, आपको मान निकालना आता है, जल्दी से निकाल लीजिए। तो वैसे अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो मान तुरंत बता सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी क्या था लिखवाए थे लास्ट टर्न पे हम, कि मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो तो उसका मान क्या होता है, अवयव, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उन्हीं गुणनफल के बराबर है।
देख लीजिए ये मुख्य विकर्ण है कि नहीं है, ये मुख्य विकर्ण है और इसके ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो है, कोई भी एक जीरो हो काम हो जाएगा। तो अगर इसका मान निकालेंगे आप, चाहे आप प्रसार करके निकाल लीजिए तो इतना ही आएगा, यानी 1 आएगा। आप प्रसार से भी कर सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी डार्ट कर दिया, ठीक है, प्रसार करेंगे तो भी आएगा। तो यहाँ पर आप इकाई आव्यूह के लिए अलग से एक नोट करके लिख लीजिए कि इकाई आव्यूह से बनी सारणिक का मान सदैव 1 होता है। इकाई के लिए स्पेशली याद कर लीजिए, बाकी सब में आप निकाल सकते हैं लेकिन सब के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, लेकिन इकाई में फिक्स है कि 1 ही आएगा। कोई भी इकाई आप भी ले लीजिए, यहाँ पे उससे बनी सारणिक का मान 1 आएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने दूसरा बोला था अदिश आव्यूह, तो अदिश आव्यूह में क्या होता है, अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट सेम होता है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 हो गया, या 3 3 हो गया, या 4 4 ये होगा। अब इससे अगर सारणिक आप बनाओगे, अभी ये आव्यूह है और इससे सारणिक बनाना हो तो क्या करना होगा, इसी को सारणिक रूप दे दिया, मान लो इसी में हमने, ये हो गया सारणिक हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा बना दिया, सारणिक हो गई। अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालें तो क्या होगा, मुख्य विकर्ण में जो अवयव है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप विकर्ण आव्यूह की बात करें तो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी हर जगह 0 होता है, और मुख्य विकर्ण में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, मुख्य विकर्ण में 0 मत रखिए, जो इच्छा हो रख दीजिए, तो हमने 1 2 3 रख दिया। और जब इसको आप सारणिक बनाएंगे तो सारणिक का रूप ऐसे हो जाएगा, इसी को शेप चेंज कर दें, ऊर्ध्वाधर लाइन बना दें, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, चाहे आप प्रसार करके देख लीजिएगा, अब आया कितना, 1 × 2 × 3 यानी 6 आ जाएगा। ऐसे ही अपर ट्रायंगुलर में भी कर सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट, जैसे ये लिखा है, ये जैसे ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 बना दीजिए और ऊपर जो आपकी इच्छा हो बना दीजिए, ऊपर जो आपकी इच्छा हो बना दीजिए। ये आपका अपर ट्रायंगुलर हो गया। मान निकाल के देखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 ही आएगा। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर 0 बना दीजिए, नीचे कुछ बना दीजिए, तो भी यही आंसर आएगा। यानी ये 5 जो मैट्रिक्स हमने बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे बनी सारणिक का मान ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। और उसमें से एक आप स्पेशली याद कर लीजिए कि इकाई आव्यूह से बनी सारणिक का मान सदैव 1 होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने आपको ये इतनी बातें बताया जो है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चन लेके आपको कुछ फार्मूला समझाने का प्रयास किया। अब हमारे अगले लेक्चर में हम कुछ सवाल लेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड, जो हमने प्रॉपर्टी बताया ना अभी तक, उसमें हम कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल लेंगे। पहले कुछ आसान, फिर कठिन सवाल। ठीक है, धन्यवाद।